उस्मान शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि जो गुज़िश्ता एक साल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो पोजीशन रही है और ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो इस वक्त हैं क्या? आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ज़रा एक आम बंदा है वो अपने मसाइल रोता है, ताजिर अपने मसाइल रोते हैं, कारोबारी अफराद अपने मसाइल रोते हैं, हुकूमत अपने मसाइल रोती है। तो आप ये बताएं असल इशूज़ इस वक्त क्या रहे हैं, चैलेंजेस रहे क्या हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब मधु करने के लिए शो में। और आप हमेशा आवाम की बात करते हैं और आम आदमी की बात करते हैं, और आज आपने इसी टॉपिक को उठाया कि आने वाला बजट में आवाम के लिए क्या है और एक आम ताजिर के लिए क्या है। देखिए, हम लोग बहुत अरसे से यही बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब तक आप उसको नीचे नहीं लाएंगे, एक आम आदमी भी उससे सफ़र कर रहा है, हमारा ज़र मुबादला एक्सपोर्ट भी उससे सफ़र कर रही है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस बजट में हमने भी वही तजावीज़ दी हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या चीज़ें हमें हर्ट करनी है। टैक्स को आपको इस वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इशू वही आ चुका है कि गरीब भी जो है उसी टैक्स की चक्की में पिस रहा है जिसमें आपका एक लैंड क्रूजर वाला पिस रहा है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं कर रही। हम वही कह रहे हैं ना कि आपने बेस बढ़ानी है, रादर आप बर्डन बढ़ा देते हैं। अब बेस कैसे बढ़ेगी? बेस ऐसे बढ़ेगी कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट में आएंगे। दुनिया में 80% टैक्सेशन डायरेक्ट होती है, 20% इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सारा बोझ जीएसटी पे डाला गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे डाला गया है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन पे काम नहीं हुआ। अब उससे क्या हो रहा है? पेट्रोल की लेवी, हर जो आपके खाने पीने की अशिया है उस पे गरीब भी वही टैक्स देता है जो एक अमीर देता है। ये टारगेटेड टैक्सेशन की इन्वायरमेंट नहीं है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है इस वक्त टैक्स की इन्वायरमेंट में, और उसको नीचे आना पड़ेगा, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे वो सैलरीड है। उसके साथ साथ एनर्जी कॉस्ट। देखिए, इस वक्त हमने बहुत अरसे से गवर्नमेंट से कहा, हमने देखा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चलेगी। क्यों चलेगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल बात है, जब आपके यहाँ 70 रुपए का यूनिट था तो उनके यहाँ तो अब भी 30 रुपए का यूनिट था। आज आपके यहाँ 25-26 है तो रीजन में इंडिया में आज भी 9 रुपए का 10 रुपए का यूनिट मिल रहा है। 15-16 सेंट की बिजली हमें सिंगल सेंट नहीं मिल रही। वो गरीब को भी मार रही है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मार रही है। आपको उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। और फिर एंड में हम देखिए कहते हैं कशकोल, कभी IMF चला जाता है, कभी हम कहीं और से मांगते हैं। जो हमारा इस वक्त फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम 65 बिलियन की स्पेंडिंग इंपोर्ट करते हैं, 25 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट। ये 40 बिलियन का जो होल है, ये आपका एक्सपोर्ट बढ़ने से ही पूरा हो सकता है। उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। आज देखिए, मैं अगर एक्सपोर्टर हूं, मुझे वही टैक्स रेट मिलता है जो एक आम लोकल काम करने वाले को मिलता है, तो मेरे पास क्या इंसेंटिव है कि मैं उस पे जाऊं? तो एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स देने उस्मान साहब, ये जो 40 बिलियन की रेमिटेंसेस आई, आपके ख्याल में ये वैल्यू ऐड नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी में? सर देखिए, ये तो रेमिटेंसेस हैं। देखिए, रेमिटेंसेस तो आर अ वैल्यू एडिशन, लेकिन आपने एक्सपोर्ट बास्केट भी तो बढ़ानी है। देखिए, रेमिटेंसेस एट रिस्क है राइट नाउ। ये जो करंट ईरान यूएस वॉर है, इसमें हमें ये पता है कि हमारी 50% से ज्यादा रेमिटेंसेस कम फ्रॉम 3 कंट्रीज ओनली, सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड गल्फ के जो ममालिक हैं। अब अगर इधर से रेमिटेंसेस हमें पता है प्रोजेक्टेड है दे विल गो डाउन, क्योंकि हमारा अनस्किल्ड लेबर है। आदिल साहब, एक और बहुत बड़ा मसला है, हम ब्लू कॉलर वर्कर भेज रहे हैं, व्हाइट कॉलर नहीं भेज रहे। व्हाइट कॉलर तो फिर भी आज दुबई में बैठा सैलरी ले रहा है, लेकिन ब्लू कॉलर ने तो जाके, वो कहते हैं ना, दिहाड़ी वाला तबका है, उसने तो रोजाना का कमाना है, वो नहीं कमा पा रहा। सो आप ये फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि इसमें अब डिक्लाइन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, लेबर भी इनफैक्ट आपको स्मार्ट लेबर चाहिए जो ट्रेन्ड हो। AI इज रिप्लेसिंग लेबर, बहुत जबरदस्त। सरदार साहब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी क्राइसिस, अनसर्टेनिटी, कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट करें? हम जब भी बैठते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी यही डिस्कशन होती है। आई विश कि हम कोई बेहतर चीज़ें भी डिस्कस कर सकें, और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, तो ये क्या किस तरफ ले जा रही हैं चीज़ें? और फिर बजट में उन्हीं लोगों को सर्कल किया जाएगा जो लोग ऑलरेडी उस नेट के अंदर हैं। गो अहेड। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। थैंक यू। आपको जो अवार्ड मिला और उस पर हम सब बहुत खुश हैं और Thank you, वेल डिज़र्व। देखिए, पाकिस्तान में जैसे अभी शौकत साहब उस्मान शौकत भाई ने भी बात की, हम हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को एडवोकेट करते रहे हैं कि आपको टैक्स रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। पहले कॉर्पोरेट टैक्स, AOP टैक्स 45% तक, फिर उसके ऊपर 10% आपको मज़ीद कॉस्ट आप सुपर टैक्स की सूरत में, और अगर हम एक्यूमुलेट करके देखें तो 60-62% टैक्स पे करता है। यानी 100 रुपीज़ में 62% आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर देते हैं। तो ये कैसे बिज़नेस कैसे चलेगा, नए यूनिट्स कैसे लगेंगे, जॉब जो है क्रिएशन वो कैसे मुमकिन हो सकेगी? एक्सपोर्ट्स जब तक नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपका ये जिस हम रैट रेस में मौजूद हैं, हम इसी सर्कल के अंदर ही घूमते रहेंगे। हर दफ़ा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर।
आपको हर बजट से पहले इंतज़ार करना पड़ता है कि पता नहीं इस बजट में क्या आएगा, कोई चीज़ आप प्लान नहीं कर सकते। तो वो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि हम क्या करें, आईएमएफ का इतना प्रेशर है और जाहिर है उनकी कंडीशंस इतनी टफ हैं, तो हम उस एम्बिट से कैसे बाहर निकलें? देखिए हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ये जीसीसी कंट्रीज़ में इस वक्त जो अनरेस्ट है, तो पाकिस्तान से बाहर का बहुत सा ऐसा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहा है, लेकिन इस टैक्स रेट के साथ ना SIFC कोई टर्न अराउंड कर सकी। अब जो इन्वेस्टर है वो तो अपने पैसे के हिसाब से ये देखता है कि मुझे कहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये समझ लूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कंट्री इतनी ऐसे इंसेंटिव्स नहीं दे रही, इतनी लुक्रेटिव, इतनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ नहीं है कि आप उसके ऊपर उसको अट्रैक्ट कर सके। अब कंट्री का क्लेम ये नहीं, स्टेट का, गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि अगर हम इन्हें इंसेंटिव्स दे दें या आपको इंसेंटिव्स दे दें तो फिर IMF को क्या बताएंगे कि हम इतना स्पेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जी, बहुत क्योंकि सारे उनको भी वहाँ से देखिए बहुत अपने से डेट मैनेजमेंट करनी है। बहुत से काम ऐसे हैं कि जो रिटर्न या वर्बल SRO के ज़रिए हमें फैसिलिटेट करे पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों को, तो यहाँ हमें तो कोई ना बैंक सपोर्ट करते हैं, हम तो खुद जो पाकिस्तान के कारोबारी लोग हैं वो ज़्यादातर अपने फाइनेंसेस अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर खुद अरेंज करके अपने बिजनेसेस करते हैं। लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे काम करने की आसानी हो, काम करने की सहूलत हो। अब एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें 60 से 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी साथ आपके चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लेकिन हमने गुज़श्ता 3 से 4 सालों में यहाँ किसी को काम करने दिया ही नहीं। हमने किसी को आज तक अप्रूवल्स नहीं वक्त के ऊपर दी। हाउसिंग का गैप है, बढ़ता जा रहा है। 20 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी तक हम पहुंच चुके हैं और हर साल इसमें 0.7% आप ये कह रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे अगर फोकस किया जाए तो वो एक अच्छी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आ सकती है। लेकिन आप वो इंसेंटिव्स नहीं दे रहे लोगों के, लोग यहाँ पर डायरेक्ट आके बहुत इंसेंटिव देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है, लेकिन मुझे बताइए अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वक्त पे लोगों को अप्रूवल्स दे दें तो उसके लिए IMF की कौन सी आपकी शर्त वो आड़े साइकिल ना आती रुके, है? इकोनॉमी जब का आप जो काम ही पंप नहीं इन होना है, करते, पैसा डलना है सिर्फ डिलेज की वजह से, Exactly. जो आई एग्री विद यू, वो एक मसला हमारे यहाँ ओवरऑल है। और SIFC भी अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक हडल्स की वजह से रुकी हुई है। खालिद खोकर साहब, गुज़िश्ता साल के कंपैरिजन में जो आपका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है वो कहाँ स्टैंड करता है, और ये जो बड़ी फसलों की पैदावार और इससे जो किसान को हासिल होने वाली अर्निंग्स है उसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, क्या किसान की क्या पोजीशन है, अगर मैं सादा लफ्जों में पूछूं? देखिए जी, किसान की पोजीशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। इस वक्त तो उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना ही जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में जो उसका भी डेफिसिट को $6 बिलियन का फर्क पड़ा है। जो चावल आपका $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा था, $3.9 बिलियन का, वो $1.8 बिलियन पे आ गया। $2 बिलियन की आपकी कॉटन की इंपोर्ट बढ़ गई। 70% आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई। 90% आपकी चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई। 42% आपकी फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई। सेसमी यानी तिल को 60% उसकी एक्सपोर्ट में कमी आई है। मेन काश्तकार को लॉस हुआ है कि जब उसे पैदावारी लागत ही वापस नहीं। दूसरा, गंदम में पिछले 2 सालों में 2200 अरब रुपए का उसका नुकसान हुआ। आलू की फसल का नुकसान हुआ। मटर, गोभी, गाजर, मूली, कपास, तमाम फसलों में उसको रेट नहीं मिला, ना ही उसको पैदावारी लागत वापस मिली, ना उसके साथ उसको 25% प्रॉफिट मिला। मुल्क को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, असल बात तो ये देखने वाली है। पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। तमाम फसलों का गंदम की फसल बेहतर होगी, रेट अच्छा मिलेगा तो बाकी फसलें अच्छी हो गई। जब हमें 3900 रेट मिला तो अगले साल हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 6.25। जब हमें रेट मिला 1800, 1900, 2000 तो आपकी एग्रीकल्चर की पिछले साल की ग्रोथ आ गई है -13.49। जबकि अब आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क कितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ में आप माइनस पे चले गए तो मुल्क कैसे चलेगा? तो इस वक्त क्योंकि बजट आ रहा है
तो बजट के ऊपर ना इस वक्त आपके पास फूड नेशनल सिक्योरिटी में दो ही है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी और एक फूड सिक्योरिटी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा। अब आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनली मवाजना करें कि हम जो अपनी अस्करी क़यादत पे जो खर्च कर रहे हैं वो तकरीबन कोई $9 बिलियन खर्च कर रहे हैं। अगर आप इंडिया को देख लें जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो $109 बिलियन खर्च कर रहा है, यानी कि हमसे 12 गुना ज्यादा वो खर्च कर रहा है। इस तरह एग्रीकल्चर के ऊपर हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। अब इंडिया को देखें वो $1 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं अपने एग्रीकल्चर को। तो हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आज हम फर्ज किया मेन हमारा इनपुट फर्टिलाइजर है, पाकिस्तानी काश्तकार को वो खाद मिल रही है यूरिया 4,500 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए की मिल रही है। हमें आज डीएपी है कोई 16,250 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में कुछ 4,400 रुपए की मिल रही है। इसी तरीके से वहां पे डीजल सब्सिडाइज है, उसके लिए पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है, बिजली का यूनिट उसे डेली 10 घंटे मुफ्त मिलती है, हमारा 40 से 50 रुपए यूनिट है। यानी कि किसी भी तरह से हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कि दुनिया के साथ हम मुकाबला कर सकें। फिर यह है कि हमारा मेन मसला है कि फसलों का हमें रेट नहीं मिलता। बिल्कुल ही दुनिया में फ्यूचर मार्केट है कि काश्तकार को काश्त करने से साल 1.5 साल पहले पता होता है कि ये चीज मैं काश्त करूंगा, ये उसकी पैदावारी लागत होगी और ये रेट मुझे मिलेगा। पाकिस्तान में वो भी नहीं है। पाकिस्तान में तो एक तकसीम कर दी है शहरी और देहाती कि काश्तकार से जबरदस्ती सस्ती गंदम लेके उसका मौशी कत्ल करके कि हमने शहरियों को आटा सस्ता देना, उसमें भी नाकाम रहे। यानी कि दोनों का मौशी कत्ल हुआ, काश्तकार का भी मौशी कत्ल हुआ, एंड कंज्यूमर का भी हुआ। जब पिछले साल हमने गंदम बेची 1800, 1900, 2021 में, तो जब एंड कंज्यूमर ने वो 4 से 4,500 में खरीदी तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई एज ए काश्तकार, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान कि ये क्या तरीकेकार है। काश्तकार भी मर गया, ज़राअत को भी मार गया, ज़राअत को दफना दिया और एंड कंज्यूमर भी मर रहा है। दरमियान मिडिल मैन सारा कमा के खा गया, इसमें बहुत सारे और लोग भी कमा के खा गए। यानी कि पिछले साल फिर एक चीज और है, फिर एक चीज देखने वाली है, क्या हुकूमत जो अपनी पॉलिसी बनाती है कि कानून के मुताबिक उस पर अमल करती है? बात यह देखने वाली। हम कहते कि हुकूमत से कि कानून जो बना उस पर अमल दरामद खुद भी करो, हम भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कहा गया हमें कि हमने डीरेगुलेट कर दिया गंदम को, हमने कहा आमीन आप कर दे। फिर उसके बाद उसको रेगुलेट कर दिया गया, फिर हमारी बारी आई, फिर डीरेगुलेट कर दिया, फिर अगस्त में आके फिर उसको रेगुलेट कर दिया गया। सही है। अभी आप बेसिकली आप इनकंसिस्टेंसी की साल बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात है कि सोलर मैं बात कर रहा हूँ टोटल हुकूमत नहीं, टोटल फूड डिपार्टमेंट ने सारे काम गैर कानूनी किए, कानून के खिलाफ काम किए। हमें IMF का कहा गया, IMF के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की गई, काश्तकार का मौशी कत्ल किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, अपने काम में 100% फेल हुआ फूड डिपार्टमें, 100%। नहीं, आपको कह रहे डिसेंट्रलाइज पॉलिसी करने के बाद उसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने क्या किया है, बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। 2024 में जब हमारी गंदम आई तो रेट अनाउंस किया गया 3900 पे हम खरीदारी करेंगे, आखिरी वक्त तक कहते रहे पर खरीदारी ना की गई। फिर कहा गया डीरेगुलेट। अगले साल हमें फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि हम आपके लिए एक नया जदीद सिस्टम लेके आ रहे हैं, EWR, जिसके तहत हम खरीदारी करेंगे। आप जाएंगे स्टोर में गंदम रखेंगे, 70% पैसे लेके आएंगे, जब गंदम महंगी हो जाएगी फिर आप बेचेंगे, बाकी पैसे लेके आएंगे। हमने कहा ठीक है जी। वो सिस्टम ऑन ही नहीं हो सका, चल ही नहीं सका, फूड डिपार्टमेंट उसको कामयाबी नहीं कर सका। अब ये जो साल आया है हमें कहा गया कि हम प्राइवेट एग्रीगेटर लेके आ रहे हैं, वो आपसे खरीदारी करेंगे। हमने कहा ठीक है जी। ये कहा गया कि 6 अरब का हम बारदाना फ्री दे रहे हैं, जो कि गलत बयानी की गई। वो हमें तो बारदाना नहीं मिलना था काश्तकार को, काश्तकार को तो बारदाना चाहिए भी नहीं होता, जो खरीदार होता है बारदाना उसको चाहिए होता है। अब वो एग्रीगेटर का सिस्टम क्या आया जी, 1 अप्रैल से इन्होंने पंजाब से खरीदारी शुरू करनी थी, 1 अप्रैल से हमारी गंदम आ गई। ओके, गंदम होती है हमारी मैक्सिमम 20-25 दिन के लिए। 23 अप्रैल तक कोई एग्रीगेटर, मेरी बात सुनो, कोई एग्रीगेटर ना आया, कोई खरीदारी ना आई। हमने जनूबी पंजाब में 23 अप्रैल तक 2800 रुपए से 3200 रुपए सेल की, कोई बंदा किसी ने इंटरवीन नहीं किया था। 23 को जब रेट 3400-3500 रुपए हुआ, फौरी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी मंडियों में ऐलाना शुरू हो गए कि जी 3500 से ऊपर सेल कोई ना करे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब उससे रेट नीचे है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जब रेट ऊपर जा रहा हो तो गवर्नमेंट उससे निकल जाती है। ये कानून है। मिनिमम, उसको तभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, मिनिमम का लफ्ज इस्तेमाल होता है साहब। अच्छा, जब रेट ऊपर तो पूरे हर जगह पे हलचल, क्रैकडाउन, खरीदारी नहीं की।
एग्रीगेटर सिस्टम टोटल फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। ओके, ठीक है। बैंकों से मामलात भी तय ना हो सके, वो काश्तकार ने मामला तो तय नहीं करवाने ओके सर, थे। पॉइंट है किसी को कोई सजा जजा कोई नहीं। ये बेसिकली हमें ऐसा लगता है बजाय कि ये शायद किसी इंडिविजुअल का मसला है, हालांकि इस किस्म के डिसीजंस या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरी 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 कंट्री उसकी प्राइस पे करती है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अमीर होना भी जुर्म है, इंडस्ट्रियलिस्ट होना भी जुर्म है, बिजनेसमैन होना भी जुर्म है, सक्सेसफुल होना भी जुर्म है। सिर्फ ये बता दिया गया, हालांकि हकीकत ये है जो बाकी अभी आप बात कर रहे हैं कि ना एंड यूज़र को कोई फ़ायदा हो रहा है और ना जो है वो प्रोडक्शन करने वाले को कोई फ़ायदा हो रहा है, और एक दूसरे को दुश्मन समझ के जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।